अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम इंटीग्रल इक्वेशन जो है इसके चैप्टर नंबर 2 को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस बाय ज़ियर भट्टी ये बुक है और इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो तकरीबन हमने हाफ कर लिया था। 79 पेजेस तक था शायद, तो देख लेते हैं हम 79 पेज नंबर अगर हम ओपन करना चाहें तो ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस जो है वो हमने करना था। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.1 मैंने आप लोग पे छोड़ी थी क्योंकि हमने पीछे वाली सारी एग्जांपल जो हैं उनका निचोड़ सीख लिया था। ठीक है, तो ये आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं और इनका सोल्यूशन भी देखना हो तो आपको बुक के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। ठीक है, क्या होगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप देखें ना तो मैं एग्जांपल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो ये सभी काम आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी इसका आइडिया हो सके, यानी कि वो चीज़ें कैसी होती है कि कोई अगर इस स्किल पे भी काम करना चाहे, यानी कि इन चीज़ों को भी सीखना चाहे कि इसके पीछे बैकवर्ड पे वीडियो लेक्चर बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ना यहाँ पे हम खाली बैकग्राउंड ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और बच्चों देखें बल्कि स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो हम क्या कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये हम ना यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि अब देखें हम क्या करते हैं कि इस वाली प्रॉब्लम को हमने इकट्ठा कर लिया और लिखा हुआ है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमने ये एग्जांपल यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी। ठीक है, ये एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली एग्जांपल कौन सी है, अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाली एग्जांपल ये है, वो कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये भी हमारे पास आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक हो गया बच्चों, तो ये पहली प्रॉब्लम थी जिसके हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना था। ठीक है, अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, एट द एंड इन सभी प्रॉब्लम्स में से निचोड़ देखेंगे कि सबसे इजीली जो है सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है ना फिर हम उनको करेंगे। जब सबसे डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे तो इजी वाली जो है वो फिर खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, यानी कि एट द एंड हम इनका निचोड़ देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कौन सी है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें भी कहता है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारी एग्जाम्पल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इनमें से देखेंगे कि कौन सी एग्जाम्पल जो है वो सबसे मुश्किल है और फिर हम उनको देखेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए जी ये भी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो इसमें हमें क्या कहता है, ये भी कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। इसका भी हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना है। तो इस वाली प्रॉब्लम जो है इसका भी मैं यानी कि इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे ले आए। ठीक हो गया बच्चों, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इकट्ठे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ये भी इसमें भी कहता है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। आप अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो वो नॉन होमोजेनियस थी पहले, अब ये उन्होंने होमोजेनियस दे दी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होमोजेनियस वाली प्रॉब्लम आ गई है, इसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि ये वाली चीज़ भी यहाँ पे हमारे पास आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये ज़रा लेंथी प्रॉब्लम है। ठीक है जी,
होमोजीनियस वाली। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, कहता फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गई, तो इस वाले को हम ले लेते हैं, यानी कि ये वाली आ गई हमारे पास। तो इसको भी हमने यहाँ से यहाँ पे कर लिया। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई ये वाली, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये वाली चीज़ भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, कैप्चर हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया और इस वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे या नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो वो हमारे पास आएगी, यानी कि ये भी लेंथ ही आएगी। ठीक है, यानी कि इसको भी हम लाजमी करेंगे। आगे वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास आएगी ये वाली। ठीक है, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम इसको पकड़ लेते हैं और इसको भी हम टैकल करेंगे, यानी कि इसको भी हम वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं। ठीक है, तमाम एग्जांपल्स को अपनी ऑब्जर्वेशन में लेके आएंगे। फिर एट द एंड जो सबसे मुश्किल हुआ करेगी ना, और जिसमें बाकी सब कवर होते होंगे, हम फिर उसको लेके चला करेंगे। ठीक हो गया, तो इसको भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी प्रॉब्लम या एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, शो द इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो आइगन वैल्यूज। इसको हमने साबित करना है कि ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो आइगन वैल्यूज नहीं रखती। ठीक है, यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहता फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये रिजोल्वेंट कर्नल की बात आ गई यहाँ पे, किसकी आ गई, रिजोल्वेंट कर्नल की। यानी कि ये हमारे पास एक नई चीज निकल के आई है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इन वालों को हम नेक्स्ट पेज पे अब हम लिखने लगे हैं। किस कौन सी, जिसमें रिजोल्वेंट कर्नल की बात कर दी गई, जिसमें रिजोल्वेंट कर्नल की बात कर दी गई। ठीक है, तो ये रिजोल्वेंट कर्नल वाली यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें आगे जाके, तो हमारे पास यानी कि ये एक लेंथी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये देखिए अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन। इसका भी रिजोल्वेंट कर्नल हमने फाइंड करना है, तो इसको भी हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम थी। ठीक हो गया, तो ये पहली प्रॉब्लम है जिसका रिजोल्वेंट कर्नल और आइगन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, और इसका भी हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल और आइगन वैल्यूज। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यानी कि ये रिजोल्वेंट कर्नल वाली यानी कि लेंथी चीज़ें हैं। ठीक है, टैकल कर लेंगे इनको, खैर है कोई नहीं। ऊपर बुक पे लिखी हुई हैं चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी न किसी रीज़न की बिना पे लिखी होंगी, तो हम इनको टैकल कर सकते हैं। फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल, इसका भी रिजोल्वेंट कर्नल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, रिजोल्वेंट कर्नल वाले को भी, तो ये लें जी, ये भी रिजोल्वेंट कर्नल आ गया। ठीक है, ये भी रिजोल्वेंट कर्नल वाली चीज़ आ गई, इसका भी हमने रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ के देखें हम, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, तो ये लेंथी चीज़ें हैं, देखें ना रिजोल्वेंट कर्नल वाली, तो ये हमें सोल्व करनी पड़ेंगी, यानी कि इसको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे कहता है फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल। इसमें रिजोल्वेंट कर्नल की बात हुई, यानी कि इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैप्चर करके हाईलाइट करके अलहदा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, बच्चों ये मैं वीडियो में ये सारा काम इस वजह से करवा रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं करता अकेले काम करने का, तो आप लोगों के साथ लेके चलूंगा ना, तो देखिए इस वजह से ये मैं चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अकेले बैठ के ये काम कर रहा होता मेरा दिल नहीं था करना, तो वीडियो लेक्चर ना बनाने से अच्छा है कि इस तरह बना लिया जाए। ठीक है ना, तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। वो कितनी चीज़ें आ रही हैं, चलें जी आगे बढ़ेंगे तो हम कर लेंगे ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एस, यानी कि इसका भी रिजोल्वेंट कर्नल ही हमने फाइंड करना है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असद अली ने स्कैन किया है इसको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये बुक, कि इन्होंने स्कैन कर दिया है और हमारे पास PDF फाइल भी मौजूद है।
नेक्स्ट कहता है सोल्व द फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन, इस फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना, इसमें रिजोल्वेंट कर्नल की बात नहीं की गई, ठीक है। तो इसको हम अलग कैटेगरी में रख लेते हैं, और अगर हम थोड़ा सा देखें ना इसको कैसे सोल्व किया तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं न्यू पेज बना लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रख लिया, इसको हमने सोल्व करना है बस सिंपली। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो कहता है इसको भी सोल्व करें। देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसको भी सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको भी हमने स्क्रीनशॉट लेके इस वाली प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पर ले आए, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें ना हम, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस वाले की कहता है सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन को भी अब हमने सोल्व करना है, ठीक है जी। इसको भी सोल्व कर लेंगे, तो ये भी हम यहाँ पे ले आए, ठीक हो गया। यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो ये भी हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको। ये लेंथी है, ठीक है, लेंथी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया है फ्रेडहम अल्टरनेटिव थ्योरम, और अल्टरनेटिव थ्योरम की अगर हम बात करें ना तो ये सिर्फ एक दो चीज़ ही है, कहता है सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, और एक एग्जांपल ही है, और इसके बाद हमारे पास ये एक ही एग्जांपल चली आ रही है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में हम ये वाली इंटीग्रल्स कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको देख लेंगे, और अगर लेक्चर लेंथी हो गया तो फिर हम एक और लेक्चर बना लेंगे जिनमें हम इसको कवर करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इन प्रॉब्लम्स को अब हम टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन सभी में हमने आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं, यानी कि सभी के लिए मेथड एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लैम्डा को आइगन वैल्यू कहा जाता है। अब देखें फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स फाई ऑफ टी dt लिखा हुआ है, जहाँ पे पहले यहाँ पे जी ऑफ एस लिखा होता था, अब फाई ऑफ एक्स है, यहाँ पे पहले जी ऑफ टी लिखा होता था, अब फाई ऑफ टी है, ठीक है। सिंपली आप जी ऑफ एस भी इस तरफ लिख सकते हैं, और यहाँ भी एस लिख के इसको भी, यानी कि वो सिंपली पहले क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वेरिएबल ही चेंज है और जी की जगह फाई लिखा हुआ है बस, ठीक है। ये देखें, ये है लैम्डा -1 से 1 और e की पावर -x को -y और ये वाली चीज़ लिखी है। हम क्या करते हैं, इनमें से देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुश्किल है और फिर हम किसको टैकल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इनको। ये साइन स्क्वायर x वाला है, ये e की पावर x -y वाला है, ये e की पावर x प्लस वाला है, यानी कि ये दोनों जो है उन्हें तकरीबन सेम ही है, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें तो ये भी सेम ही है। कैसे सेम है, तो ये देखें, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा था, y, ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा था x, तो ये क्या बन गया x -y। यहाँ पे यूज हो रहा था x, यहाँ पे यूज हो रहा था y, तो ये क्या बन गया x + y। बच्चों यहाँ पे यूज हो रहा है s, यहाँ पे यूज हो रहा है t, तो ये क्या बन गया, ये बन गया e की पावर s + t, ठीक है। अगर बात करें ना, देखें क्या, देखें कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। तो अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिमिट -1 से 1 है और यहाँ पे लिमिट हमें 0 से 1 दे दी गई है, 0 से 1 दे दी गई है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन एक तरह के है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो गए -s + t बन जाएगी। यहाँ पे x -y था, यहाँ पे -x + y कर लें या -s + t कर लें, तो ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल इसी तरह की है, ठीक हो गया बच्चों। यानी कि इन सारी प्रॉब्लम्स में से हमें एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हम कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे s के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सिलेक्ट हो गई, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से हमारी सिलेक्ट हो गई। यानी कि इन सारी प्रॉब्लम्स में से हम ये वाली एक कर लेंगे। अगर ये कर लेंगे तो इसका मतलब बाकी 4 जो है ना, 1 2 3 4 वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है 1 से 2 तक और st + 1 और st, और ये -1 से 1 तक st + st। तो ये यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल एक ही तरह है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट की चेंजिंग है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाली लिमिट जो है ना, इस वाले को टैकल करेंगे, ठीक हो गया। कि अगर ये वाली अगर हम कर लेंगे तो ये उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम किसको लेके जाएंगे। अब ये इसमें कितना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, देखें ना अगर हम, तो ये इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और इसमें सिर्फ cos x + y और इसमें सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं।
इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और देखें इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसको इससे ज़्यादा कर दें, इससे ज़्यादा कर दें, तो इस तरह का क्वेश्चन दो बन जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो इसमें कवर हो रही है, ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें कवर हो रही है। अगर आप इसको देखें तो इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा वाला। तो वो क्या होता है, कोस अल्फा, वो क्या फार्मूला होता है, वो होता है कोस अल्फा तो कोस एक्स आ गया, और कोस बीटा कोस टी आ गया, और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो माइनस ही आता होता है, प्लस वाले के फार्मूले में माइनस आता है, तो साइन एक्स साइन वाई। तो अगर आप देखें तो ये भी चीज़ इसी में कवर हो रही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एट द एंड कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इंटीग्रल जो है वो इसमें कवर हो रही हैं। तो हम यहाँ पे इस वाले को सोल्व करेंगे और लास्ट वाली टू खुद ब खुद हो जाएंगी आपसे, ठीक है। और एक ये वाली चीज़ रहती है, ठीक है, एक ये वाली चीज़ रहती है, और अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ भी इन्हीं में कवर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ भी इन्हीं में कवर हो जाएगी। तो अब हम आज के लेक्चर में तीन देखेंगे, तीन इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, एक कौन सी ये वाली, एक कौन सी ये वाली, और एक कौन सी ये वाली। तो तीन को हम करने लगे हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले 5वें नंबर वाली हम करेंगे, फिर 7वें वाली, और फिर 8वें वाली। 5वां 7वां 8वां किन किन प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे, 5वां 7वां 8वां, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा करके, 5वां 7वां और 8वां, इन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन सी है, 5वां 7वां और 8वां, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई 90 को लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं 90 ने पहले हम प्योर बेसिक पे आए, यानी कि 70 में लिखता हूँ, और पहले हम आइगन फंक्शंस के बारे में देख लेना, ठीक है। यानी कि वो आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन को देख ले, अगर कोई थ्योरी लिखी है तो पहले उनको पढ़ लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर ली थी चीज़ें, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये 2.1 एक्सरसाइज है। तो ये आगे आने लगा है ये आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए इसकी थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो कोई थ्योरी नहीं लिखी लंबी चौड़ी, वो कहते हैं कि आप सोल्व करेंगे ना तो वहां से ही समझ आ जाएगी आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आइए जी एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। ये 2 वाली है, ये 3 वाली आ गई, ये 4 वाली आ गई, और ये 5 वाली जो हमने सिलेक्ट की थी ये नेक्स्ट आने लगी है। -x + y वाला था, यानी कि ये -s और +t वाला, ठीक है। चलिए आइए जी इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमें दी गई है, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। हमने इस इंटीग्रल इक्वेशन में से आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है भैया। आइगन वैल्यू लैम्डा कहते हैं, और जब ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे जो फंक्शन बनेगा उसको आइगन फंक्शन का नाम देंगे। बच्चों ये हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब e⁻⁻s और ये e⁻t है। अगर आप बात करें ना तो ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब e⁻⁻s एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये एक कांस्टेंट बाहर आ गया। और सबसे मेन बात ये कि देखिए ये सेपरेबल कर्नल है। सेपरेबल कर्नल क्या पढ़ा था हमने कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, और ये यानी कि e और s और t वाली चीज़ें अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि वो मल्टीप्लाई में हो ना, प्रोडक्ट में हो, और इनके टर्म्स जो है वो फाइनाइट हो। एक ही टर्म है सिर्फ, इसका मतलब फाइनाइट टर्म है, और दूसरी फाइनाइट टर्म का सम होना चाहिए, और ये एक ही टर्म है तो इसका मतलब फाइनाइट है, और e⁻⁻s e⁻t और s और t वाला फंक्शन अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें अगर हम, तो हमने क्या किया, e⁻⁻s वाले को बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका जो हम पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस करके, अगर आपको वो तरीका आता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो इस वाले को हमने C1 का नाम दे दिया। अब इसकी जगह पे हम C1 लिख देंगे, तो ये इसकी जगह पे हमने C1 लिख देना, ठीक है। अच्छा, जितनी टर्म्स हो उतने C हम लेके चलते हैं। अब इसमें अगर 2 टर्म्स होती हैं, यानी कि साथ प्लस में कोई और चीज भी लिखी होती तो फिर हम C1 C2 नाम देते, प्लस में एक और टर्म लिखी होती C1 C2 C3 का नाम देते। लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म लिखी है तो C1 का नाम दे दें या सिर्फ C का नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म है तो इस वजह से C का नाम उन्होंने दे दिया। और ये C इसकी जगह पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इसकी जगह पे आ गया C, और ये e⁻⁻s, यानी कि लैम्डा e⁻⁻s C आ गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखें कि अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है, देखें ना g(s) क्या होता है, हम एट द एंड इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, g(s) की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, g(s) है। अगर ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन s की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने t रख लिया, यानी कि x की जगह t आ गया,
ठीक है, ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह t और s की जगह t, ठीक है, s की जगह t आ गया। अब ये g ऑफ t की वैल्यू ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे c वाले में, ठीक है, तो ये c वाले में जब t की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये वाली आ गई, ठीक है, यानी कि वो c वाले में जब g ऑफ t की वैल्यू पुट कर दी तो ये। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, लैम्डा बाहर आ जाएगा, c भी बाहर आएगा, लैम्डा c बाहर आ गया, बाकी के बचा t, e की पावर t और e की पावर माइनस t, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर बन गई 0, e की पावर 0 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 1 आ गई, यानी कि ये एट द एंड चीज आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास c की वैल्यू आ गई, तो c इज इक्वल टू लैम्डा c आ गया। अब c को कैंसिल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये वाली चीज बन गई, c का मान लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा c इक्वल टू 0 हो गई, या तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा या c इक्वल टू 0 होगा। हमें पता है c कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस इंटीग्रल को अगर हमने 0 कर दिया ना, यानी कि c की वैल्यू अगर 0 कर दी तो ये g ऑफ s ही 0 हो जाएगा। देखे ना यहाँ पे कहाँ गया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पे c को ही 0 कर देंगे तो ये सारा g ऑफ s ही 0 आ जाएगा, जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। तो हमने कहा c 0 नहीं हो सकता, c 0 नहीं हो सकता, तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, ये आइगन वैल्यू आ गई। और जब मैंने कहा ये वैल्यू पुट कर देंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन क्या था, g ऑफ s इक्वल टू लैम्डा c e की पावर माइनस s था। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितनी 1 पुट कर दी, तो क्या बना c e की पावर माइनस x s, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन है। बस ये सिंपल सा काम है और कुछ भी नहीं करना। पीछे वाला लेक्चर आपको आता है तो ये भी आप खुद ब खुद टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। अब हम दोबारा चलते हैं, नेक्स्ट ये वाली प्रॉब्लम हमने कवर कर लिया, अब किसको करेंगे, ये वाली को करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 होगी, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं अब हम, इससे नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये वाली आगे, इसमें भी उन्होंने कहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमें इंटीग्रल दे दी गई है, यानी कि इसमें हमने लैम्डा फाइंड करना है और लैम्डा पुट करके बाद में सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप देखें फाइनाइट टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, एक और दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, और एस और टी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम दोनों की इंटीग्रल अलग-अलग कर देंगे, यानी कि ये सेपरेबल करना है सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, दोनों की इंटीग्रल हमने अलग-अलग कर दी, तो इस वाले की इंटीग्रल अलग हो जाएगी, ठीक है, और इस वाले की इंटीग्रल अलग हो जाएगी। अब t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो s कॉमन आ जाएगा, तो ये देखें s यहाँ से भी कॉमन आ गया, s यहाँ से भी कॉमन आ गया। अब देखें यहाँ पे अगर आप बच्चों तो दो टर्म्स हैं, तो इस लिहाज से इसको c1 का नाम देंगे, इसको c2 का, तो इस वाली इंटीग्रल को हमने c1 का नाम दे दिया, इसको c2 का नाम दे दिया। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखें कि ये c1 और c2 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, लैम्डा s c1 और प्लस लैम्डा ओवर s c2 बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चों, तो ये वाली चीज आ गई। अब अगर ये सोल्यूशन है तो t वाला भी सेटिस्फाई करेगा, तो s की जगह t, s की जगह t और s की जगह t आ गया। ये g ऑफ t की वैल्यू आ गई, ये g ऑफ t की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे c1 वाले में भी और c2 वाले में भी, यानी कि ये g ऑफ t की वैल्यू पुट कर देंगे, c1 वाले में g ऑफ t की जगह भी पुट करेंगे और c2 वाले में भी g ऑफ t की जगह पुट करेंगे। तो ये c1 वाले की जगह उन्होंने g ऑफ t की जगह पुट किया और ये c2 वाले में g ऑफ t की जगह उन्होंने पुट कर दिया। जब c1 वाले में पुट किया तो इसको सिंपली आपने सोल्व भी करना है, t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t स्क्वायर बन जाएगा, t से कैंसिल हो गया, यानी कि ये चीज बन जाएगी। अब लैम्डा c1 कांस्टेंट है, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t³ आ जाएगी और यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन t होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। यहाँ से अब अगर आप देखें तो c1 किसके इक्वल आ गया, c1 इक्वल आ गया इस वाली चीज के इक्वल, ठीक है, यानी कि 2/3 लैम्डा c1 प्लस 2 लैम्डा c2 आ गया, बटे में 3 आ रहा है, 3 एलसीएम ले ले, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 c1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा c1, और जब एलसीएम लिया था तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6 लैम्डा c2, ये वाली चीज आ गई। यहाँ से c1 और c2 में हमने इक्वेशन बना लेनी है। अगर आप देखें ना, इसको उठा के इधर ले आए तो कितना बन जाएगा, 3c1 माइनस 2 लैम्डा c1, और ये इधर आके माइनस 6 लैम्डा c2 इक्वल टू 0 बन गया। इन दोनों में से c1 कॉमन ले लें तो ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम जो हमने c2 वाले में पुट की थी वैल्यू, अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर करा के हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है, एक ये वाली लीनियर इक्वेशन बन गई, एक ये वाली लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन लीनियर इक्वेशंस को आप जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें, क्रैमर रूल लगा दें, गाउस एलिमिनेशन, गाउस जॉर्डन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो मर्जी आप करके बना लें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का एक ये भी तरीका होता है कि मैट्रिक्स में हम रख लेंगे इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है। अगर आप देखें ना तो c1 वाले का कोएफिशिएंट 3 - 2 लैम्डा, c2 वाले का -6 लैम्डा, और इस वाले का कोएफिशिएंट -2 लैम्डा और इस वाले का 1 + 2 लैम्डा। तो इनको हमने मैट्रिक्स में रख के इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि उनका सोल्यूशन इसी वक्त निकलता है कि अगर इनका डिटरमिनेंट 0 हो, ठीक है।
अब चलें जी, इनको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस भी लगाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस ये जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाते थे वो वाला आ गया। इसको आगे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आप बाय फैक्टराइजेशन भी, कंप्लीटिंग स्केयर भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, सी की वैल्यू -3 आ गई। फार्मूला लगा दे x इज इक्वल टू, अब x नहीं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2 है। ये फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये उन्होंने फार्मूला यूज कर लिया, और ये यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आई लैम्डा की। अब ये जो दो वैल्यूज निकल के आई हैं क्या है, आइगन वैल्यूज है, दीज आर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज। अब इसको अपने सोल्यूशन में पुट कर लें जी ऑफ एस वाले में। जी ऑफ एस वाले में जहाँ पे लैम्डा आ रहा था ना, लैम्डा इंटीग्रल s ऑफ t प्लस 1 ओवर st, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए मेरी क्वेश्चन की ज़बानी याद हो गया, तो लैम्डा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इस वाले को c1 कहा था, इस वाले को c2 कहा था हम लोगों ने। ठीक है, तो यानी कि वो लिखा हुआ है कि जब इसकी इंटीग्रल ज़्यादा होगी, इसकी इंटीग्रल ज़्यादा होगी, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा s c1 था प्लस लैम्डा ओवर s c2 था, वो जाके आप देख लें जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लैम्डा की दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा s c1 प्लस c2 ओवर s, तो लैम्डा की जगह पे वैल्यू पुट की है ये वाली, और बाकी चीज़ें ऐसे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किसको टैकल करना है, नेक्स्ट हमने इस वाली प्रॉब्लम को टैकल करना है। ठीक है, इस पे टिक लगाया था हमने, तो इससे आगे वाली ही है, तो उसको अब हम देख लेते हैं ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको टैकल करते हैं। कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमें होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, हमने इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे कि हम इंटीग्रल ये सेपरेबल करना है, देखें s और t वाला, ठीक है, और प्रोडक्ट में आ रही है दो टर्म्स है, तो इसका मतलब c1 और c2 दो चीजें बनेंगी हमारे पास, यानी कि इस वाले के इंटीग्रल को c1 का नाम, इस वाले इंटीग्रल को c2 का नाम, और ये वाली आधा कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, ये भी आधा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, तो ये वाली चीजें बन गई। अब इस वाले को हमने क्या नाम दे दिया, इसको c1 का नाम दे दिया, इसको c2 का नाम दे दिया, तो इसकी जगह c1 लिख दें, इसकी जगह c2 लिख दें, तो ये हमारे पास फाई ऑफ s बन गया। तो फाई ऑफ एस हमारे पास क्या बन गया, फाई ऑफ एस ये वाली चीज बन गई। अब अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि एट द एंड फाई फंक्शन सोल्यूशन ही होगा ना जिसको हम फाइंड करेंगे, अगर ये हमारे पास सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो ये हमने कहा दिया कि टी के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने टी रख दिया एस की जगह पे, ये टी रख दिया एस की जगह पे, टी रख दिया एस की जगह पे, टी रख दिया। अब ये फाई ऑफ टी की कीमत यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे, तो C1 में भी पुट करेंगे, C2 में भी। ये C1 की जगह पे हमने वहां पे पुट कर दिया फाई ऑफ टी, और ये हमने C2 में पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने C2 में पुट कर दिया। जब C1 में पुट किए तो अब आप ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, लैम्डा एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये देखिए जब इंटीग्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो C1 भी एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये cos 2t और cos square t, ठीक है, और इसमें C2 बाहर आ गया। ठीक है, C2 बाहर आ गया, लैम्डा जो एज अ कांस्टेंट ये भी साइड पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। बाकी क्या बचेगा, cos 2t और cos 3t। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर वाले की तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होती, तो इसको पहले डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाली डबल एंगल में आ गई। ठीक है, तो अब ये देखें डबल एंगल में हमारे पास आ जाएगी, और कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास फार्मूला आता है cos स्क्वायर cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको उधर जाकर प्लस कर दिया, तो cos 2 अल्फा प्लस 1, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 वाला यानी कि ये cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, और ये जो डिवाइड में 2 था ये बाहर चला गया, ये देखें, ठीक हो गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई। अब बच्चों बिल्कुल ये देखें कि अब हमने क्या किया है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, ये वाला, इसकी जगह पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला कौन सा है बच्चों फार्मूला था सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज होते थे, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, ये आता था हमारे पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोज अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यानी कि इस तरह ये फार्मूलाज वगैरह ओपन होते थे। अब ये क्या है, सम, ये चीज क्या है, दो सम हो रही हैं और ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं चीजें, यानी कि सम से प्रोडक्ट फार्मूले थे। इसी तरह प्रोडक्ट से सम फार्मूला भी था, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो क्या था, कोज अल्फा कोज बीटा, अगर हमने लिखना है ना कोज अल्फा कोज बीटा, तो ये इक्वल होता था 2, ये होता था कोज अल्फा प्लस बीटा और प्लस कोज अल्फा माइनस बीटा। तो मुझे ये फार्मूला अभी भी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि किसी साइड पे हमारे पास 2 भी मल्टीप्लाई होता था, तो वो 2 शायद यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, वो 2 शायद यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, हाँ जी,
और नेगेटिव साइन भी आता होता था शायद। तो बाकी ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में से फार्मूलाज मिल जाएंगे। आपने कि हमने क्या किया है, सिंपली मैंने आपको चीज़ समझानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर दिया और ये वाली चीज़ बन गई, यानी कि दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही थी। तो अभी अभी एक मिनट वापस जाता हूँ, अगर वापस चीज़ें आती नहीं वापस नहीं आ सकती चीज़ें, मैंने रिमूव कर दी यहाँ पे। तो ये कोज अल्फा कोज बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स था, यानी कि 2 कोज अल्फा कोज बीटा। तो किसके इक्वल आना था, कोज अल्फा प्लस बीटा और प्लस कोज अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आना था, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। और इस वाले की जगह पे फार्मूला क्या ओपन हो जाएगा, कोज अल्फा प्लस बीटा और प्लस कोज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम वाला हमने फार्मूला लगा दिया। अब ये देखें, इसको इंटीग्रेट यानी कि कोस टू अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली चीज़ बन गई और ये वाली चीज़ एज इट इज, ठीक, यानी कि उन्होंने कोस 5t बन गया और ये हमारे पास 1t बन गया, ये वाली चीज़। इसको तो इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उन्होंने कर भी दिया है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो दोबारा स्केयर बन गया, दोबारा स्केयर वाले को कन्वर्ट कर लेंगे हम इस वाली चीज़ में, तो ये दोबारा स्केयर वाली चीज़ इस तरह आ गई। इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इसको अब हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया है और ये 2 बाहर चला जाएगा, 4 बन जाएगा और ये 2 एलसीएम लेके ये चीज़ बन गई है। इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट भी उन्होंने पुट कर दी है, यानी कि पुट करनी है अभी, तो पुट करनी है अभी, ठीक है। बल्कि उन्होंने अपर लिमिट और ये चीज़ आ गई, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। साइन पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, तो साइन 5 पाई भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा, लोअर लिमिट साइन 0 भी होगा, साइन ये भी साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, अपर लिमिट वाले भी 0 हो गए, लोअर लिमिट वाले भी 0 हो गए, तो ये 0 आंसर आ गया। इसकी जगह पे ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करके ये आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो एट द एंड ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, अपर लिमिट पुट करूंगा ये भी 0 हो जाएगा, इसकी जगह पे पाई आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करूंगा इसकी जगह पे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास -0 और ये इसकी जगह पे 0 हो जाएगा, तो पाई माइनस 0 पाई आ जाएगा। जब पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाली चीज आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, C1 था इस तरफ, C1 इसके इक्वल आ गया, ये चीज बिठा के इधर ले आएंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें दोनों में से C1 कॉमन आ रहा है, C1 कॉमन ले लिया, ये चीज आ गई। C1 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 4 0 होगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये निकाल ली। अब इसी तरह हमने C2 में ये वाली वैल्यू पुट की थी। अब आप इसको खुद सोल्व करिएगा, यानी कि आप क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर आके इंटीग्रल कर कर आके ये खुद कर लीजिएगा। इंटीग्रल जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। ये अब 2 अलग-अलग वैल्यूज हैं, हम वहां पे जाकर पुट करेंगे, ठीक है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज 5, यानी कि जो हमें फाइव ऑफ एस दिया था ना ऊपर, ये फाइव ऑफ एस दिया था, ये फाइव ऑफ एस दिया था, और हम क्या करेंगे, फाइव ऑफ एस हमें दिया था, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इन्होंने 4/पाई लिख दी। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये पेज ना रिपीटेड आ गया है, ठीक है। ये पेज हमारे पास क्या आ गया, रिपीटेड आ गया। देखिए मैं यहाँ से समझा देता हूँ, वो दोबारा रिपीट पेज हो गया। ये 2 आइगन वैल्यूज आ गए। अब ये आइगन वैल्यूज हम लैम्डा की पुट करेंगे। यहाँ पे 4/पाई लिख दिया तो ये एक फंक्शन आ गया, अगर 8/पाई लिख देते तो वो दूसरा फंक्शन आ जाता है। 2 आइगन वैल्यूज आई और उसके कोरस्पोंडिंग 2 ही हमारे पास आइगन फंक्शन आ गए। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने टैकल कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिजोल्वेंट कर्नल के ऊपर, ठीक है। रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है, तो इसको मैं कहता हूँ कल के लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो लेंथी पता नहीं हुआ है कि नहीं, टाइम तो मेरे पास नहीं था, मुझे लगता है कि छोटा ही लेक्चर होगा। चलें जी, नेक्स्ट इसमें से हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई पसंद आता है, यानी कि क्वेश्चन अगर थोड़े ही बनते हैं तो रिजोल्वेंट कर्नल को भी सोल्व करना सीख लेते हैं हम। इसमें अगर आप देखें ना, इसमें तो ये हमारे पास s + t g(t) है, ये 2 टर्म्स आ गई हैं, यानी कि st वाला भी, यानी कि ये आ गई, और इसमें e की पावर वाली भी आ गई है। इसमें साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जब ये वाला कर लूँगा ना, ये नीचे वाला, तो ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ कवर हो जाएगी इसमें। जब ये बराबर करवा दूंगा तो छोटा कर ही लेंगे ना आप लोग। tan वाला जब हो जाएगा कोस, यानी कि सेकंड वाला, तो साइन वाला इजीली कर ही लेंगे आप। इसका फार्मूला अपना हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा वाले का, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है। इन तीनों में से मैं एक करवाऊंगा, ठीक है। इन तीनों में से एक करवा देता हूँ। तो अब ये e की पावर वाला है और ये सादा है। तो चलें जी, ये अगर आप देखें ना, तो इसमें ये s है और ये t वाली चीज़ है। तो ये क्या है, s। अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब इसको सिंप्लीफाई, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 से लेके, अब ये यहाँ पे यही जिस बात का डर था वही होया बच्चों। ये देखें बच्चों, जब ये इंटीग्रल ज़्यादा करेंगे ना तो s बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सिर्फ e की पावर t पे हो जाएगा। जब इसकी इंटीग्रल करेंगे ना तो ये e की पावर s कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ t पे इंटीग्रल आ जाएगी। यहाँ पे e की पावर t पे इंटीग्रल है, यहाँ पे t पे इंटीग्रल है। जब t वाले को आप हैंडल कर देंगे तो ये t वाला भी इसी में कवर हो जाएगा,
ठीक है। और जब देखें इसकी इंटीग्रल लैदा करेंगे तो एस एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी पे इंटीग्रल बन जाएगी, और ये एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर पे। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन को अगर हम कर लेंगे ना तो इसमें चीज बनती है क्या, एस ई की पावर टी वाली इंटीग्रल, और इसमें चीज बनती है ई टी वाले की इंटीग्रल। और इसमें अगर हम चीज की बात करें तो टी वाले की इंटीग्रल और टी स्क्वायर की इंटीग्रल, और इसमें अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ टी वाले की इंटीग्रल, यानी कि इसमें 1 की इंटीग्रल और टी की इंटीग्रल बनेगी। इसमें हमारे पास टी की इंटीग्रल और टी स्क्वायर की इंटीग्रल बनेगी। इसमें टी की इंटीग्रल और टी की पावर ई की पावर टी वाले की। तो इसको टैकल कर लेंगे ना तो पहली दो प्रॉब्लम्स भी इसी में कवर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को करेंगे और इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक हो गया। रिजोल्वेंट कर्नल, ठीक है, रिजोल्वेंट कर्नल वाला हम करने लगे हैं। ये वाला नहीं, इससे आगे वाला करेंगे, ठीक है, इससे आगे वाला कि रिजोल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड करते हैं। अब आप लोग कहेंगे रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं कोई रिजोल्वेंट कर्नल की दी, क्योंकि हम देखते आए हैं डायरेक्ट उन्होंने एग्जाम्पल से पुट इट कर दिया है कि इसको सोल्व करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे पिक्स निकाल के रखी हुई थी, तो ये अगर हम अपने डाउनलोड में आए तो अच्छा ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ क्या लिखा हुआ है। इन्हीं कहने की लड़कियाँ रखी हैं इसने। एक पल में हम वहाँ से उठे बैठने में जहाँ जमाने लगे थे, ये बाकी सदीकी। चलेंगे आगे बढ़ते हैं हम। ये है रिजोल्वेंट कर्नल। रिजोल्वेंट कर्नल को पढ़ लेते हैं हम। रिजोल्वेंट कर्नल हमें क्या कहता है, कहते हैं द रिजोल्वेंट कर्नल इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन द फ्रैक्शन इन द फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए के सॉल्यूशन में ये कंसेप्ट जो है वो यूज होता है। इट अराइजेस व्हेन सॉल्विंग द इक्वेशन। अब देखें ये उस वक्त अराइज होता है, पैदा होता है, निकलता है कब, जब इक्वेशंस को सोल्व करना हो यूजिंग द इटरेटिव या न्यूमान सीरीज मेथड। तो इटरेटिव मेथड, इटरेटिव स्कीम क्या होती है चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। न्यूमान सीरीज मेथड में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये वाला रिजोल्वेंट कर्नल का कंसेप्ट आता है। कहता है फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड ये हमें दी गई है। इसमें फाई ऑफ एक्स बताया है, एफ ऑफ एक्स, ये वाली सब कुछ बताया हुआ है, ये तो आप लोगों को पता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाली चीज कवर हो गई हमारे पास, और सेकंड पे अगर हम ओपन करें तो ये वाली चीज आ गई। इसमें क्या है, द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सॉल्यूशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे आर ऑफ एक्स की क्या है, कर्नल है, और आगे देखें एक और इंटीग्रल के अंदर कर्नल है, यानी कि आर ऑफ एक्स टी यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल के तौर पे काम कर रहा है। रिजोल्वेंट का वैसे मानी भी देखें ना तो मिक्सअप कर देना चीजों को। तो रिजोल्वेंट कर्नल में एक कर्नल भी है और इंटीग्रल के अंदर भी कर्नल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज है। तो बार बार इटरेटिवली चीज हो रही है, रिपीट जिसे कहते हैं नहीं रेपिटेशन वगैरह, वो इटरेटिवली इस तरह से आ रही है। अब ये मैं यहाँ पे आपको सेपरेबल और इटरेटिव कर्नल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फीचर रिजोल्वेंट कर्नल जो होता है इसकी डेफिनेशन ये है कि मॉडिफाइड कर्नल होता है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहले हमारे पास कर्नल आ गया, मजीद उसमें चेंजिंग हो, कर्नल आ गया, मजीद उसमें चेंजिंग होकर कर्नल आ गया, मॉडिफाई हो जाता है पीछे वाले को यूज करके। इटरेटिव चीज क्या है, इटरेटिव चीज ये है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन हो, आपने उसमें कपड़े धोने के लिए डाले, वो आपने यानी कि जब बाहर निकाल लिए तो आपने कहा अच्छा जी ये तो साफ हो गए हैं, मजीद साफ हमने करने हैं तो दोबारा न्यू सर्फ में दोबारा नया सर्फ डाल के ना दोबारा उसको धोया, फिर मजीद साफ हो गए, मजीद साफ करना चाहते हैं, यानी कि बार बार उसमें चेंजिंग बेहतरी लाई जाए, इस चीज को कहते हैं इटरेटिव। तो हमने क्या करना है, कर्नल को मॉडिफाई कर जाना है इटरेटिवली। देखिए एक्सप्रेशन क्या है कि इसको ड्राइव किया जाता है इटरेटिवली, बार बार चलाई जाओ और चीजों को निकाली जाओ, ड्राइव करी जाओ, ठीक है। अब पर्पस क्या है, सिंप्लीफाई सॉल्विंग नॉन डिजेनरेट इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन डिजेनरेट इंटीग्रल इक्वेशन को सिंप्लीफाई जो सिंपली सोल्व करता है। एप्लीकेशन फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व कर देता है। तो हम चैप्टर नंबर 2 में अगर शुरू से देखें ना फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड को सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने चैप्टर नंबर 2 में ये बात दी। सेपरेबल कर्नल जो है वो आपको पता है कि वो सब में लिखा जाता है फाइनाइट टर्म की, और जिसमें हर फंक्शन जो है एस और टी वाला मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कन्वर्ट करता है इंटीग्रल इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन में, यानी कि C1 C2 C3 वाले इक्वेशंस में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इंटीग्रल इक्वेशन में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि वो खास किस्म के स्ट्रक्चर की इंटीग्रल इक्वेशन होगी, यानी कि कोई खास किस्म की प्रॉब्लम होगी जिनको हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जिनमें सेपरेबल कर्नल होगा, ठीक है।
और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि फ्रेड हम इंटीग्रल इक्वेशन आ जाए करेंगे ना, उसको हम इजीली रिजोल्वेंट कर्नल से हम सोल्व कर सकते होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जी, रिजोल्वेंट कर्नल का हमें पता चल गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यानी कि अपने मेन प्रॉब्लम्स पे। चलें जी, इसको हम क्या करेंगे, हमने रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि पहले कर्नल फिर उससे कर्नल फिर उससे इस तरह आगे बढ़ेंगे। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कंपेयरिंग विद द इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, यानी कि वो लैम्डा और ये के एस टी जी ऑफ टी डी टी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कर्नल का हमने क्या पढ़ा था, कर्नल अगर आप स्टार्टिंग पे जाके देखें तो कर्नल को हमने पढ़ा था ये सम में लिखा जाएगा फाइनाइट टर्म्स की, जिसमें ए वाला फंक्शन यानी कि एस वाला फंक्शन टी वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सेकंड यानी कि सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर अगर आप देखें तो ये इजीली आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हमने लिख दी। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो इसकी जगह पे क्या चीज लिखी हुई है, इसकी जगह पे ये वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, दो टर्म्स हैं तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, अगर हम इसको ओपन करें तो ये 2 टर्म्स यानी कि इस तरह, तो अगर हम ये a1s की बात करें तो ये s आ जाएगा, और b1t की बात करें तो e की पावर t आ जाएगा, और a2s की बात करें तो ये e की पावर s वाला फंक्शन आ जाएगा, और b2t की बात करें तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। ये उन्होंने लिख दी है। कहते हैं वही नाउ दैट, जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये वाली चीज, अब ये वाली चीज कहाँ से आई है, तो आप जाकर देखें चैप्टर नंबर 2 का जो हमने जनरल मेथड देखा था ना कि कैसे इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे, वहां पे ये वाली चीज हम जानते हैं कि ए आई के इसके इक्वल होता है, ए आई के हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई चीज। अब यहाँ पे देखें पुट आई इज इक्वल टू 1 के इज इक्वल टू 1, जब ये पुट करेंगे तो ए 1 किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 1 बी 1 ऑफ टी और ए 1 ऑफ टी आ जाएगा, और ये बन जाएगा डी टी। ठीक है, और ये वाली चीज बन गई ए 1 ठीक है, a11 हमारे पास ये वाली चीज बन गई। और अगर आप यहाँ पे देखें ना तो b1 की वैल्यू क्या थी, b1t की वैल्यू, b1t की वैल्यू, b1t की वैल्यू, तो b1t की वैल्यू e की पावर t थी, तो इसकी जगह e की पावर t आ गया। और यहाँ पे क्या है a1t की, तो a1s s के इक्वल है, तो a1t किसके इक्वल आ जाएगा, वो t के इक्वल आ जाएगा, तो ये वाली चीज बन गई t e की पावर t टी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साथ लिख लिया जैसा कि हम जानते हैं ये वाली चीज़। ठीक है विकास, अब ये देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लें। तो जब बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो ये पहला फंक्शन 1 एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर t एज इट इज़, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि t का डेरिवेटिव 1 आ गया, और इस वाले की इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही आ गई। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सोल्व करके 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम जब i की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 करेंगे तो a12 आ जाएगा, और a12 की वैल्यू ये हमारे पास निकल आएगी। इसी तरह i2 और 1 तो a21 निकल आया, इसी तरह a22 निकल आया, तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, कौन कौन सी 4 वैल्यूज आई, एक 1 आ गई a11 की, a12 a21 और a22 ये हमारे पास आ गए। ठीक हो गया, अब हम ये भी जानते हैं एफ आई इसके इक्वल था, कहाँ से, जहाँ से मैंने आपको जनरल मेथड बताया ना, तो एफ आई इसके इक्वल होता है, एफ आई इसके इक्वल होता है। यहाँ से हम f1 कैलकुलेट कर लेंगे, f1 कैलकुलेट करने के लिए देखें यहाँ पे b1 बन जाएगा, तो b1 की वैल्यू लगा दें, f ऑफ t वैसे ही लगा दें, तो हमने ये वाली चीज़ लगा के ये वाला हमारे पास बन गया। इसी तरह f2 ये वाला बन जाएगा। ठीक है, f1 और f2 भी हमारे पास बन गए। ठीक हो गया, अब हमें क्या पता है ये सी आई जो है वो इसके इक्वल होता है। ये सारे फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, जो जनरल मेथड हम पढ़ के आए थे ना चैप्टर नंबर 2 के शुरू में, वो वहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखें तो इस वाली चीज़ को हम उठा के इधर ले आए तो ये वाला फंक्शन ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 2 टर्म्स थी हमारे पास, तो 2 वाला इसी तरह समीशन में लिखा है, तो 2 टर्म्स ये हमने ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये f1 आ जाएगा, और ये वाली चीज़ बन जाएगी, तो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो इस तरह हम सोल्व करते कराते ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास। इसी जगह जब हम i की वैल्यू 2 करेंगे तो सोल्व करते कराते ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी, f1 और f2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर आइगन वैल्यूज निकालने के लिए वी मस्ट, हमें पता है इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हम पीछे वाले लेक्चर्स में, पहला लेक्चर अगर आप कर लेंगे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर होंगी। तो ये हमने इसको यानी कि 0 के इक्वल रखना होता है लैम्डा वाली में चीज़, अगर आप देखें ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से कोफिशिएंट लैम्डा -1 आ गया, यहाँ से कोफिशिएंट ये वाला आ गया, और यहाँ से कोफिशिएंट लैम्डा ये वाली चीज़ आ गई, और यहाँ से ये वाली चीज़ ये वाली आ गई। इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आइगन वैल्यू निकल के आ गई, 2 आइगन वैल्यूज निकल के आई, एक लैम्डा 1 निकल के आ गई और एक लैम्डा 2, ये वाली 2 आइगन वैल्यूज निकल के आ गई। अब ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, आइगन वैल्यूज निकल के आ गई। अब कहते हैं नेक्स्ट सोल्व 8 एंड 9 बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। अब क्या करेंगे, ये अगर हम देखें ना तो ये 2 हमारे पास इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस है,
दो इक्वेशंस हैं, तो अब C1 और C2 की वैल्यू हम फाइंड करने लगे हैं। इनको साइमल्टेनियसली सोल्व भी कर सकते हैं, गॉस-जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो सा मर्जी लगा लें। C1 और C2 की उन्होंने क्रैमर रूल लगाया, तो क्रैमर रूल लगा के पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया जो कि इसके इक्वल आया। फिर उन्होंने, आपको पता है कि x1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे होगा, तो ये इस वाले का डिटरमिनेंट, यानी कि आपको पता है ना x वाले की वैल्यू फाइंड करें तो किस तरह होता है, x वाले का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट, और y1 वाले की वैल्यू फाइंड करनी हो या y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे, a y का डिटरमिनेंट ओवर a का। अब यहाँ पे C1 और C2 है, तो ये C वाले का और C2 वाले का, तो बिल्कुल क्रैमर रूल लगाया है। वो देखें, इसमें पहले वाली रो चेंज कर देते हैं, पहले वाला कॉलम चेंज कर लेते हैं, इसमें दूसरे वाला, आपको पता है ना। तो ये हमने इस तरह ये निकाल ली C1 और ये हमने इस तरह निकाल लिया C2 बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। आप कोई और रूल भी यूज कर सकते हैं। अब फाइनली यूजिंग द रिलेशन, हमने ये वाला रिलेशन जो हमारे पास जनरल हमारे पास सोल्यूशन होता था इसको यूज किया। ये बार बार 2 हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आई थी, हमारे पास क्या आई थी, 2 टर्म्स आई थी, तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब ये देखें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वी हैव, यानी कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है, यानी कि हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्यों, कैसे, जैसे कि हम जानते हैं ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ये हमारे पास लैम्डा, अब क्या करेंगे हम, देखें C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू जो अभी अभी हम निकाल के आए हैं वो पुट कर देंगे। तो लैम्डा एस C1 और प्लस लैम्डा लैम्डा तो बाहर ही था, अब क्या आ जाएगा e की पावर s, तो ये e की पावर s लिखा हुआ है, C2, ये हमारे पास C2 निकला हुआ है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम आप क्या करते हैं कि हम इसको आपको सोल्व करके भी देते हैं। तो उन्होंने ये नीचे उन्होंने क्या किया है कि इसको अब उन्होंने क्या किया है, ये क्या किया है, f1 की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, ये f1 की वैल्यू पुट कर दी उन्होंने, यहाँ पे f2 की वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह यहाँ पे f2 की वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरह यहाँ पे उन्होंने f1 की वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यूज वगैरह पुट कर दी तो यहाँ पे ये वाली चीज़ बन गई। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, उन्होंने क्या किया है, यानी कि इसको आगे उन्होंने सिंप्लीफाई और सोल्व ही किया है। देखें f50 दोनों जगह पे आ रहा है, f50 कॉमन आ गया, तो ये f50 यानी कि ये वाली चीज़ इस तरह कॉमन आ गई, और ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट, जो बाहर चीज़ें थी एज अ कांस्टेंट हमने इनको अंदर लिख लिया। तो ये इंटीग्रल के अंदर ये चीज़ f50 dt, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया। डिनोमिनेटर ये नहीं, ये वाला आएगा, ठीक है। आगे जगह नहीं थी तो उन्होंने प्लस नीचे लिख दिया है। अब ये किया, इसको भी अंदर ले गए, इस वाले को भी अंदर ले गए, यानी कि सभी को, और f50 जो है वो कॉमन ले लिया, e की पावर s बाहर था तो e की पावर s थे f50, यानी कि ये वाली चीज़, और ये नीचे डिटर्मिनेंट ये वाला, ठीक है, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना इसका एल्शियम ले लिया है, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, तो उन्होंने इसका एक ही दफ़ा एल्शियम ले लिया है, और ये ऊपर वाली चीज़ें एक ही इंटीग्रल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, एक ही इंटीग्रल के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी सब कुछ। तो ये हम उन्होंने कह दिया कि ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन है, इधर सोल्यूशन होता है इंटीग्रल इक्वेशन, और ये वाला जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी कैसे लेके चले हैं। अब हमें लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यही तरीका है सारा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल यही तरीका है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं ये तरीका स्पीड के साथ क्यों करवा रहा हूँ, बच्चे कैलकुलेशन बुक पे लिखी हुई है, सारा पैटर्न भी बुक पे लिखा हुआ है। जब मैं चीज़ों को अंदर से डीपली समझाने लग पड़ूंगा ना कैलकुलेशन, तो फिर वो क्वेश्चन लेंथी है तो वो बिखर जाएगा रास्ता, यानी कि रास्ते की समझ नहीं आएगी कि हमने किस तरह, कैलकुलेशन बुक पे लिखी है तो होती है, तो लिखी है ना, तो कोई ना कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक को समझ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई यहाँ से ये स्टेप हमें समझ नहीं आया, आप हमको समझा दे, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ किस लोग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम इसको टैकल करते हैं। सबसे पहले देखें 2 टर्म्स हैं, तो हम समीशन वाला 2 का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाली चीज़ें आएंगी, कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर किया हमने तो ये a1s की जगह ये आ गया, b1t की जगह पे ये आ गया, a2s की जगह पे हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, बल्कि ये नहीं ये वाला आ जाएगा, और b2t की जगह पे ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। ये कंपेयर कर लिया हमने, ये फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये फार्मूला इसके इक्वल होता है i1 और k1 रख के आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। वैल्यूज़ कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे, तो ये एक वैल्यू ये आ गई किसकी, i11 की, और इसी तरह a12 की वैल्यू a11 की वो थी, a12 की वैल्यू इसी तरह आप ये निकाल लेंगे। इसी तरह a21 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई, ये नहीं ये आ गई, ये नहीं ये आ गई, और इसी तरह a22 की वैल्यू जो है वो ये वाली आ जाएगी। अब कैलकुलेशन लिखी हुई है तो होती होगी तो लिखी हुई है ना, आप कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, सिर्फ वही सिंपल इंटीग्रेशन वगैरह। अब f1 और f2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये f1 की वैल्यू ये आ गई, f2 की वैल्यू बच्चों ये वाली आ गई, ठीक हो गया। अब हमें पता है ये वाली चीज़, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस बना लेंगे, 2 इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। तो ये C1 वाली ये वाली इक्वेशन बन गई, और C2 वाली जब f यानी कि वैल्यू
2 रखेंगे ना, आई की वैल्यू ये बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। जब आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इनके कोफिशिएंट्स करें, ये वाला कोफिशिएंट इसको यहाँ पे रख दिया, ये वाला कोफिशिएंट इसको यहाँ पे रख दिया, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे रख दिया, ये वाला कोफिशिएंट यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज निकल आएंगी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो लैम्डा की 2 वैल्यूज निकल आएगी, जिनको हम रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज का नाम देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, वो जो 2 इक्वेशंस थी ना उसको पे हम क्रैमर रूल लगा लेंगे। ठीक है, इनके ये जो इक्वेशन है ना 2 ये वाली, इस पे क्रैमर रूल्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखें इस वाले का क्रैमर रूल लगा लेंगे, यानी कि उसका पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे वहाँ पे, यानी कि वो ए एक्स इक्वल बी वाली चीज़, और बी की मतलब क्या है कि F1 F2 वाला मैट्रिक्स है, एक्स वाले का मतलब क्या है कि C1 और C2 होगा, और ए वाला मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लिया। जब डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम क्रैमर रूल लगाने लगे हैं, पहले इसके कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे तो वो AC1 वाला कॉलम आ जाएगा, इसके दूसरे कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे और C1 वाला आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ऊपर बटा ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, और C2 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह हम फाइंड करेंगे वो ये आ गई। अब अपना मेन जनरल सोल्यूशन लिखेंगे g(s) वाला, और इसकी टर्म्स को इस तरह ओपन कर देंगे। अब वो सारे वैल्यूज जो है ना वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करके ये वाली चीज़ें बन गई। अब C1 C2 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, C1 और C2 की जो वैल्यूज आई थी हम हमारे पास वो वाली पुट कर देंगे। तो ये tan s वैसे ही, और ये C1 की वैल्यू। ठीक है, और ये secant square x C2 वैसे ही, और ये C2 यानी कि C2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब पुट कर दिया, अब हम F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, F1 F2 और इसी तरह F1 की वैल्यू ये इंटीग्रल में पुट कर दी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज जो हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट अंदर ले जाएंगे, तो कांस्टेंट अंदर लेंगे तो ये इंटीग्रल और f of t dt, और इसी तरह कांस्टेंट अंदर लेंगे f of t और dt। क्या करेंगे, हम नीचे वाले दोनों के बटे सेम आ रहे हैं तो ये बटा सेम ले लिया, और ये ऊपर वाली चीज़ें जो है सम हो रही थी वो एक ही इंटीग्रल में आ गई। ठीक है, एक ही इंटीग्रल में आ गई। तो हमने कहा ये भी हमारे पास क्या है कि ये जनरल सोल्यूशन है, और ये हमारे पास ये देखें ना f of s प्लस लैम्डा, और ये कर्नल के तौर पर आएगी चीज़, ये कर्नल आ गया। बस सिंपल से क्वेश्चन है, बस लेंथी हो जाते हैं थोड़े से, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतनी ये चीज़ें कवर हो जाएगी आप लोगों को। ठीक होगा। नेक्स्ट ये भी चीज़, अब इनमें से 3 क्वेश्चन है, इनमें से ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये सिंपल अलजेब्राइक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वाला करवा देता हूँ आपको, बाकी वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें जी, यानी कि अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो सारे आप खुद टैकल कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक ही, फिर उसके बाद हम लेक्चर जो है वो एंड करेंगे। ये थोड़ा सा जो रहता होगा उसको मज़ीद कवर करेंगे। ये अलजेब्राइक वाला आप खुद कर लेंगे। 1 मिनट, अलजेब्राइक वाला कितने नंबर वाला था? अलजेब्राइक वाला ये था 10 वाला, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं करवा देता हूँ, छोटा सा ही है, सारे ही छोटे हैं इसमें। ठीक है, उन्होंने सिंपली क्या लिखा हुआ है, कहते हैं सोल्व द फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन। ये वाला मैं करवाने लगा, हमने इस फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन को कवर करना है। अब इसमें एक ही टर्म आ रही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन है। अब उन्होंने रिजोल्वेंट कर्नल का नाम नहीं लिखा, बस बाकी जिस मर्जी मेथड से आप करें आप सोल्व होगा। इस तरह देखना, एक ही टर्म आ रही है तो समीशन में एक ही फार्मूला लग जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो ये कंपेयर करें, A1S ये आ गया और ये वाली चीज़ ये आ गई, एक ही इक्वेशन बना करेगी। अब देखें ना, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आ गई। अब अब A11 बनेगा, ठीक है, और बस एक ही बनेगा A11 ही। और इसी तरह वहां पे तो 2 थी ना, तो 2 4 बनती थी, 3 हो गए तो 9 बनेंगे, एक है तो एक ही बनेगा, F1 ही बन जाएगा हमारे पास। ये F1 हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये C1 की वैल्यू भी निकल आएगी। अपना मेन सोल्यूशन लिखेंगे, उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसमें फिर F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमने कहा कि ये हमारे पास चीज़ आ गई, बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है इसमें, तो ये सोल्व करने वाला कुछ भी नहीं था। आप इसी तरह इसको कर सकते हैं। इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, इसमें कितनी 2 टर्म्स आ रही हैं, एक 1 वाली और एक ये वाली, तो इस तरह आपको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि उसमें दोबारा 4 चीज़ें बनेगी, A11 बनेगा, A12 बनेगा, ठीक है, A21 बनेगा और A22 बनेगा। ठीक है, और इसी में भी F1 F2 बनेंगे, इसी तरह F1 बन गया और F2 बन गया। ठीक है, और इसी तरह जब C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वो वैल्यूज निकालेंगे, फिर आइगन वैल्यूज निकल के आएंगे यहाँ से। ये जब इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे तो आइगन वैल्यूज आगे कोरस्पोंडिंग क्रैमर रूल लगा के C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड हो गई, g ऑफ s लिख के उसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे, C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे g ऑफ s लिख के। और जब ये वाली चीज़ आ जाएगी तो यहाँ पे फिर F1 और F2 वाली की जो वैल्यूज यूज हो रही है वो वाली हम पुट कर देंगे। जब वो वाली पुट करेंगे इंटीग्रल की फॉर्म में आ जाएगी चीज़, इंटीग्रल की फॉर्म में आ गई, कॉन्स्टेंट अंदर ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट अंदर ले जाके हम डिनोमिनेटर इकट्ठा कर देंगे और इसको हम रिजोल्वेंट कर्नल का नाम दे देंगे। तो डेट इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक है, देखें एक और क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्रेडहम अल्टरनेटिव थ्योरम, फ्रेडहम अल्टरनेटिव थ्योरम।
ठीक होगा। तो आइदर द इंटीग्रल, अब ये आप खुद कर लीजिएगा, थोड़ा सा रहता है क्योंकि आपकी चीज़ें इस वजह से भी छोड़ता हूँ कि आपको भी चीज़ें जो है वो टैकल करनी है, ठीक है। तो ये अब फ्रेडहम एंड अल्टरनेटिव थ्योरम अगर मैंने इस पर नेक्स्ट लेक्चर किया तो मैं बना दूंगा, नहीं तो पहली कोशिश यही है कि आप इसको खुद जो है वो अंडरस्टैंड करिएगा। मेरा दिल करता है इस पर वीडियो बना के अनलिस्टेड कर दूँ, एक ही एग्जाम्पल है देखिए बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज बल्कि ये करवा ही देता हूँ थोड़ा सा। लिखा हुआ है आइदर द इंटीग्रल इक्वेशन, ये इंटीग्रल इक्वेशन विद लैम्डा possesses one and only one solution for arbitrary function, in particular the solution this are homogeneous equation possesses a finite number of r linearly independent solutions g. In the first case the transport in homogeneous integral equation this also possesses a unique solution. In the second case the transport homogeneous integral equation has already r linearly independent solutions। ये आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं यानी कि देखना इस पे टाइम लगाऊं तो खुद ब खुद यानी कि ये सोल्व होगा। सिंपली क्या कह रहा है, अगर हम पढ़ना चाहें ना तो कहता है विद फिक्स्ड लैम्डा के साथ ना ये ओनली वन सोल्यूशन रखेगा फॉर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये कुछ भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन कहता है इन पर्टिकुलर द सोल्यूशन G1 F0 या फिर होमोजीनियस, अगर हम कोई इक्वेशन उठा लेना ये वाली, अगर हम कोई होमोजीनियस उठा लें, पोजेसेस अ फाइनाइट नंबर ऑफ आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, कहता है कि ये हमारे पास आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन रखेगा, आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है, आई की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा। ये देखें जी आईज, और इन द फर्स्ट यानी कि जी आईज इतने इंडिपेंडेंट आर सोल्यूशन रखेगा G1 G2 से लेकर GR तक। कहता है इन द फर्स्ट केस द ट्रांसपोर्ट इन होमोजेनियस इक्वेशन जो है आल्सो पोजेसेस अ यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ये भी हमारे पास जो इससे ट्रांसपोज की जाएगी वो भी एक यूनिक सोल्यूशन रखेगी। कहता है सेकंड केस में जिस तरह यानी कि अगर उसका यूनिक सोल्यूशन है तो इससे ट्रांसपोज करने वाले इंटीग्रल इक्वेशन का भी यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, और अगर इसके इंडिपेंडेंट आर सोल्यूशन आ रहे हैं तो इससे जो ट्रांसपोज होगी ना होमोजेनियस इक्वेशन उसके भी आर सॉल्यूशन ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जी ऑफ एस अगर एक यूनिक सॉल्यूशन देता है तो साई ऑफ एस भी यूनिक सॉल्यूशन देगा, और अगर जी ऑफ आई एस सॉल्यूशन है यानी कि आर सॉल्यूशंस है, आई की वैल्यू 1 से लेके आर तक है, तो इससे ट्रांसपोज होने वाली जो इक्वेशन होगी होमोजेनियस इक्वेशन वो भी आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस रखेगी, ठीक है, इन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और लिखा है एज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ सैटिस्फाई द आर कंडीशन, और कहता है कि ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन है सॉल्यूशन रखेगी विद कर्नल, कौन सा है, रेजोनेंट कर्नल। कहता है ये सॉल्यूशन रखेगी इफ एंड ओनली इफ गिवन एफ ऑफ एस जो है वो आर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये वाली सारी चीजें पढ़ लें। अब ये कहता है शो द इंटीग्रल इक्वेशन पोजेसेस नो सॉल्यूशन, आपने साबित करना है कि ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता, बट दैट इज पोजेसेस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन, कहता है लेकिन इसके बहुत से सॉल्यूशन आते हैं जब ये हो, यानी कि एफ ऑफ एस ऐसे करने पे ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं रखता, और वन सॉल्यूशन रखने पर ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ये देखें सिर्फ एफ ऑफ एस को चेंज करने पे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये बात होती है। कहता है इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रल इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें उन्होंने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया है, साइन अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला लगा दिया। दो टर्म्स आ रही हैं अब इसमें, कर्नल ऑफ टी अगर आप देखें तो सेपरेबल है, उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रल लैदा कर दी, इसको C1 का नाम दे दिया, इसको C2 का नाम दे दिया। अब ये उन्होंने क्या किया है, ये C1 C2 बन गया, अब यहाँ पे C1 रख दिया और यहाँ पे C2 रख दिया, तो ये वाली चीज़ बन गई। जी ऑफ एस से हम जी ऑफ टी कह लेंगे कि ये भी फिर सेटिस्फाई करेगा, और टी रख दिया उसकी जगह पे। अब ये जी ऑफ टी हम यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, और जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग गौर कर लेना तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एफ ऑफ एस, यानी कि ये हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस वाले को हम लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये वाली चीज जब सोल्व करना हम यहाँ पे आए तो C1 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और C2 के हिसाब से ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे कि इनको डिटरमिनेंट के अंदर रख के 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की यानी कि 2 आइगन वैल्यूज आ गई, ये वाली चीज। अब ये वहां पे जाके ना कहते हैं कि फॉर लैम्डा इज इक्वल 1 और पाई के लिए C1 C2 के इक्वल आ रहा है। अगर आप देख करके देखें ना वहाँ पे C1 C2 की वैल्यू इक्वल आएगी किसकी, लैम्डा की इस वैल्यू के लिए। पुटिंग दीज वैल्यू इन 6 वी हैव, यानी कि g of x में हमने ये पुट कर दी वैल्यूज। तो द इनहोमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन 1 विल हैव सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू 0, दिस चीज इक्वल टू 0। कहता है कि वो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ना वो उस वक्त ही सोल्यूशन रखती होगी। 1 पे जाके देखें ना अगर आप,
तो ये वाली चीज़ कहता है उसी वक्त सोल्यूशन रखती होगी अगर हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाए। क्यों? अगर ये चीज़ ज़ीरो होगी तो फिर ही ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यानी कि फिर ही वो चीज़ सेटिस्फाई होगी। कैसे सेटिस्फाई होगी? अगर आप ये सोल्यूशन वहां पे जाकर पुट करें ना, यानी कि ये जी ऑफ एस जो है, ये देखिए क्या निकल के आया, जी ऑफ एस निकल के आया है ना हमारे पास। ये जी ऑफ एस आप यहाँ पे पुट करें, जी ऑफ टी भी यहाँ पे पुट करें, तो जो चीज़ एट द एंड बनेगी ना वो उस वक्त यानी कि जीरो, अगर वो ये वाली चीज़ भी जीरो के इक्वल रखते होंगे तो फिर वो सेटिस्फाई करेगा। अब वहाँ यहाँ पे अगर आप देखें ना तो एफ ऑफ एस को जीरो लेके चला गया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें अगर आप तो एफ ऑफ एस को हम लोगों ने जीरो कर दिया था, ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या बन गई थी, ये वाली चीज़ बन गई थी जीरो हो गई थी, और इसको हमने लैम्डा का नाम दिया था, ठीक है, इसको हमने लैम्डा एज ए तसव्वुर करके हम आगे बढ़े थे। अब हम क्या करने लगे हैं, एफ ऑफ एस को ना हम क्या करने लगे हैं, अब एस करके एस लेके चलने लगे हैं, ठीक है, तो एस लेके चलने लगे हैं। अब एस लेके चले तो हमारे पास यानी कि वो जब हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ चलती जाएगी। और अगर आप देखें तो उन्होंने कहा दी शो दैट द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आई और -2c1 यानी कि पाई से कैंसिल हो गया और -2c1 आ गया, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये चीज़ जीरो के इक्वल आ रही थी, और अगर हम यहाँ पे देखें कि इस चीज़ को अगर हम जीरो के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आई है, तो ये जीरो यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल गई है, ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई है, ये -2c1, तो ये क्या बन गया -2c1 इक्वल 0। ना तो -2 के इक्वल हो सकता है, ना c1 इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वेशन कह रही है कि इनमें से कोई ना कोई तो 0 है, यानी कि यहाँ से c1 की वैल्यू 0 निकल के लिया, लेकिन c1 तो 0 है ही नहीं, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। तो हमने कहा फिर हमारे पास नो सोल्यूशन फॉर इसके लिए। अब 1 के लिए अगर हम 1 पुट कर दें, यानी कि एफ ऑफ एस की जगह पे हम क्या कर दें, 1 पुट कर दें। जब एफ ऑफ एस की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि दी शो दैट द इंटीग्रल इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस फॉर एफ ऑफ एस इक्वल 1। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर नंबर 2 की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।